सेमेस्टर में आज हम लोग शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। पहला उद्देश्य है व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य और उनमें समन्वय। शिक्षा का पहला उद्देश्य होता है बालक को सिखाना। हर बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। संसार में कोई भी दो बालक एक जैसे समान गुण और रूपों वाले नहीं होते हैं और उनके अंदर सामाजिक गुणों का विकास करना होता है और इसके लिए प्राकृतिक तथ्यों से बच्चों को परिचित कराना आवश्यक होता है। जैसे रूसो ने कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो। भारत में इसी प्रकार से विचारक रहे हैं अपने दयानंद सरस्वती महोदय, आर्य समाज के संस्थापक, वो कहते हैं वेदों की ओर लौटो। स्वयं विवेकानंद का शिक्षा के क्षेत्र में कथन रहा है कि अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना ही शिक्षा है। इसी प्रकार मालवीय कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ मानसिकता के विकास के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। भारत में सांख्य और योग की प्रणाली रही है जिसमें शारीरिक योग की प्रधानता दी गई है। दूसरा है लोकतांत्रिक उद्देश्य। शिक्षा का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक होना आवश्यक है जिससे कि समाज के हर संवर्ग तक शिक्षा पहुंचे और जनहित में शिक्षा का प्रयोग किया जा सके। आप देखें गांधी जी का शैक्षणिक दर्शन जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें बुनियादी साक्षरता का मिशन जो है, शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने का जो प्रयास है, फिर देश में लोकतंत्र पर संकट आते हुए देख करके जेपी का जो आंदोलन होता है, यह शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए कहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। इसी प्रकार लोकतंत्र जब जब संकट में उत्पन्न जाता है और जब लोकतंत्र पर व्यक्तिगत स्वार्थ हावी होता है तो दिनकर का कथन हम लोगों को याद आता है बार बार कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नेक्स्ट है चरित्र का विकास। चरित्र का विकास सर्वोत्तम है। जैसे देखें चरित्र में क्या है, सर्वस्वीकार्य गुणों का होना, सत्यवादी होना, सत्यवक्ता होना और अपने कहे हुए वचनों पर उनके निर्वाह के प्रति गंभीर रहना। इस देखिए रहीम ने इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अब चरित्र में दुर्बलता आ रही है, नैतिकता में दुर्बलता रह रही। मैं नब्बे वृक्ष कहा जिनके छां गंभीर, बागन बीच बीच देखिए सेहोड़ कुंज करीब। अब तो बड़े वृक्ष नहीं हैं जिनके छां में लोग विश्राम किया करते थे, अर्थात समाज में अब ऐसे लोग नहीं रहे जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा किया करते थे। नागरिकता का विकास। नागरिकता जैसे राष्ट्र के प्रति लोगों में हमेशा समर्पण का भाव होना चाहिए। जब जब व्यक्ति यह विचार करता है कि मैं राष्ट्र हूँ, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो न अस्ति का जब भाव उत्पन्न होता है तब राष्ट्र संकट की ओर अग्रसर होता है। हमेशा व्यक्ति का भाव यह होना चाहिए कि हमने देश को क्या दिया, हमने देश के लिए क्या किया। ये भाव कतई नहीं होना चाहिए कि देश ने हमारे लिए क्या किया। नागरिकता के विकास के क्षेत्र में आप देखें उपनिषदों में कहा गया है अयम नियम प्रोवेते गणना लघु चरितानाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारा है, ये तुम्हारा है। ये छोटे हृदय के लोग बात करते हैं, बड़े हृदय के लोगों के लिए तो ये संपूर्ण वसुधा ही, संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। शारीरिक विकास। आप देखें स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह सुकरात का कथन है। रूसो कहता है प्रकृति की ओर लौटो। संसार में बहुत बाटो करने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। हम जो हैं जैसे हैं उसी प्रकृति और प्रवृत्ति में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है मानसिक विकास। मानसिक धरातल का विकास स्वस्थ रूप से होना चाहिए। इसके लिए हमें निरंतर योग और अभ्यास करना चाहिए और भारतीय मनीषियों ने इसके विविध विचार दिए हैं। आप देखें आज भी
पांडिचेरी का, अरविंद का आश्रम और योग गुरु बाबा रामदेव के कार्यक्रम निरंतर इस दिशा में चलते हैं। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन। मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, ये सारी मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था होती है। आप देखिए भारत में हमारी जो वैदिक शिक्षा प्रणाली रही है वह वर्ण और आश्रम पर आधारित रही है। वर्णाश्रम व्यवस्था में जीवन को 100 वर्ष का माना गया है और 100 में 4 भाग किया गया है। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 वर्ष। 0 से 25 वर्ष की उम्र जो होती है बालक का पहला आश्रम होता है जिसे बालक विद्या अध्ययन करता है। 8-9 वर्ष की उम्र में बच्चे का विद्यारंभ होता है उपनयन संस्कार से, और उपनयन संस्कार के पश्चात बालक गुरु के समीप जाता है और फिर 25 वर्ष की अवस्था में बालक शिक्षा पूरा करके गृहस्थ जीवन में लौटता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का त्याग करके गृहस्थ जीवन में 25 से 50 वर्ष की उम्र तक बालक गृहस्थ जीवन में रहता है। 50 वर्ष से 75 वर्ष की उम्र तक बालक वानप्रस्थ में जाता है। वानप्रस्थ का अर्थ होता है संन्यास का पूर्वाभ्यास, घर में रहते हुए ईश्वर की साधना करना। और 75 वर्ष की उम्र में कर्मयोग की साधना के लिए संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। मानस में तुलसीदास ने कहा है चौथे पन में कानन जाऊं, अर्थात चौथे पन में राजाओं को भी संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। सांस्कृतिक उद्देश्य, हमारा जीवन छोटे उद्देश्यों के लिए नहीं होता है, बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बड़ा कार्य होना चाहिए। जैसे देखें सांस्कृतिक उद्देश्य भारतवर्ष में जन्मभूमि के प्रति बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका की गई है। मनुष्य 3 प्रकार के ऋणों के साथ उत्पन्न होता है, मातृ पितृ ऋण, ऋषि ऋण और जननी जन्म भूमि स्वर्गादप्यरे से। जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी महत्वपूर्ण माना गया है। आप देखें अभी हाल आपने विविध ऐसे अवसरों पर ऐसे उदाहरण देखा होगा। दूसरी तरफ जैसे और इसमें संदर्भ में कहा जाता है माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे या न रहे, यानी भारतवर्ष अमर होना चाहिए, देश अमर होना चाहिए, हमारी संस्कृति अमर होनी चाहिए। हम तो कुछ दिनों के लिए आए हैं, चले जाएंगे। अवकाश का सदुपयोग हम कैसे करेंगे? इसके लिए सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे भारत में विविध प्रकार के सांस्कृतिक और साहित्यिक सदग्रंथ हैं जिनका हम अध्ययन करके अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। उपनिषदों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन और इस प्रकार से विविध विचारकों का अध्ययन, भारतीय और पाश्चात्य विचारधाराओं का अध्ययन। और भारत में जैसे 2 प्रकार की विचारधाराएं पाई जाती हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वह होता है जो ईश्वर और वेद में विश्वास करता है, और नास्तिक वह होता है जो ईश्वर और वेद में विश्वास नहीं करता है। किंतु नास्तिक होना भी अपने आप में तर्कों के आधार पर यह माना ही जाता है कि वह भी आस्तिक का स्वरूप है, क्योंकि किसी तथ्य का खंडन करना भी उस तथ्य को स्वीकार कर लेना होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण आप देखिए भारतवर्ष में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण विविध संस्कृति, विविध भाषा के लोग रहते हैं। सामान्य भाषाओं में भारतवर्ष में कहा जाता है कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बदले पानी, अर्थात कि भारत की वेशभूषा संस्कृति हमेशा परिवर्तित होती है। उत्तर में हिंदी भाषा, दक्षिण में कन्नड़ मलयालम भाषा, आप कश्मीर में कश्मीरी भाषा, बिहार में भोजपुरी भाषा, ये विविध प्रकार की भाषाएं और विविध प्रकार की संस्कृतियां, पहनावे, इनको देखकर विदेशी भी यह आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि भारत एक देश के रूप में कैसे बना हुआ है, जिस तथ्य को
पाश्चात्य के लोग समझ नहीं पाते हैं, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को दृढ़ करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, आप देखें भारत का अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का लंबा इतिहास है। भारत ने कभी विश्व में युद्ध की दिशा में नहीं प्रयास किया। अभी हाल में आप देखें, पिछली बार संयुक्त राष्ट्र संघ का जब अधिवेशन चल रहा था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से इस तथ्य को घोषित किया था कि विश्व ने दुनिया को युद्ध दिया है और भारत वर्ष ने बुद्ध दिया है। गौतम बुद्ध के रूप में शांति और अहिंसा का संदेश देने वाला देश भारत सबसे आगे रहा है। मदर टेरेसा को हम देखें, जिन्होंने भारत को कर्म क्षेत्र बनाया। माननीय महात्मा गांधी, जो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीतियों को देख करके अपने बैरिस्टर के पेशे को छोड़ करके भारत के सत्ता संग्राम का नेतृत्व किए और इनसे ही प्रेरित होकर के दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने आंदोलन किया, जिनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है और बाद में 1992 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव यह व्यक्तियों को बताती है कि हमारे चरित्र ही हमारे साथ जाते हैं, बाकी कुछ नहीं जाता है। इसी तथ्य को रहीम ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वे साहन के साह। अर्थात व्यक्ति को केवल अपने कैरेक्टर की चिंता करनी चाहिए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। इसी कैरेक्टर का विचार करते हुए उपनिषदों में कहा गया है, उपनिषदों में यह कहा गया है कि हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसको छिपाने की आवश्यकता पड़े। सर्वांगीण विकास, हमारे जीवन में व्यक्तिक और सामाजिक, लोकतांत्रिक, चारित्रिक सारे गुणों का समन्वय होना चाहिए। व्यक्तिक रूप से घर पर परिवार के प्रति व्यक्ति का दायित्व होता है, राष्ट्र के प्रति दायित्व होता है, स्वयं के प्रति दायित्व होता है और सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व हमारा अपने राष्ट्र और अपने ईश्वर के प्रति होता है। धन्यवाद।